नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं वीर शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लेके आए हैं संपूर्ण भारत का इतिहास। संपूर्ण भारत का इतिहास पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में। आपको अगर इतिहास आपको पढ़ना है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं एंड अदर वन डे एग्जाम्स, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण भारत का इतिहास मात्र एक वीडियो में। अगर अभी आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर आते हैं कि ताकि आप लोगों का एक ही क्लासेस में पूरा निचोड़, जो भी पूरी क्लासेस रहे, एक ही वीडियो में अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत का इतिहास। अब देखिए, जो भारत का इतिहास है उसको तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में कौन कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, और आधुनिक भारत का इतिहास। तीन भागों में बांटा गया। अभी हम पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। प्राचीन भारत का इतिहास में देखते हैं क्या हुआ कि इसकी आधारशिला, प्राचीन भारत के इतिहास की आधारशिला, आधारशिला कैसे रखी गई? क्योंकि किसी चीज़ का जब स्टार्टअप करना है तो उसका आधारशिला रखा जाता है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल, अज्ञात काल से 1000 ईसा पूर्व लगभग, अज्ञात काल से 1000 ईसा पूर्व लगभग ये चला, जिसको प्रागैतिहासिक काल और या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसको तीन भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में? तीन भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल जो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व लगभग था, ठीक है, और मध्य पाषाण काल जो 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व लगभग था। नौ पाषाण काल जो 4,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। जो प्रागैतिहासिक काल होता है वो होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। क्या अर्थ होता है? इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों, पुरातात्विक स्रोतों जैसे होता नहीं है पुरानी चीज़ों से, जैसे होता है पुराने बर्तन, पुरानी जगह, उसको खोद कर निकाला जाता है और उसकी जानकारी ली जाती है कि ये कितना पुराना है। तो पुरातत्विक एक विभाग होता है पुरातत्विक, ठीक है, उसके स्रोतों से प्रागैतिहासिक काल की हमें जानकारी मिलती है। इस समय की में कोई लिखित जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई। जो प्रागैतिहासिक काल था ये लिखित रूप से कोई प्राप्त नहीं हुई कि जैसे होता नहीं कि इतिहास लिखा जाता है, इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा था, इतिहासों में इतिहासकार ये लिख दिए, ऐसे नहीं। जो पुरातत्व विभाग थे उन लोगों ने बताया कि ये चीज़ प्रागैतिहासिक काल था, इस समय के बारे में जानकारी दी उन्होंने। ठीक है, आगे लिखित प्रमाण नहीं था, ठीक है, लेकिन पुरातत्व विभाग से ये सारी जानकारी मिली। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा गया? नोट डाउन कर लीजिए, प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युग? प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतिहास का वह समय जिस समय का मानव पढ़ना लिखना कुछ जानता नहीं था। पहले कहाँ पढ़ना लिखना लोग जानते थे, वो तो बाद में हुआ। ठीक है, पाषाण काल जहाँ पे पत्थरों से आग आग की उधर खोज की गई, उससे पहले कहाँ पढ़ना लिखना जानते थे, उसके बाद ही ये सारा काम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पाषाण काल से ही तो मानव पढ़ना लिखना कुछ जानता नहीं था। ठीक है, इस काल के विषय की जानकारी जो थी उपकरणों, मिट्टी के द्वारा, बर्तनों, खिलौनों से प्राप्त होती थी। हमने बोला था ना, ये पुरातत्व विभाग पहले क्या था, पुरातत्व विभाग ने इस बारे में जानकारी दी थी, कोई लिखित प्रमाण नहीं था। मिट्टी से, बर्तनों और उसके खिलौनों से कि ये किस काल का है, कैसा है, कितना पुराना है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक का उद्घाटित करने का श्रेय, जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल था उसको उद्घाटित मतलब उसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज, एक अंग्रेज थे ये, डॉक्टर प्राइम रोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट एकदम आपके सामने लेके आए हैं, पूरा निचोड़ उसका। ठीक है, हिस्ट्री का। ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं हम, तो इसकी जानकारी डॉक्टर प्राइम रोज ने दी थी। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल था उसको दो भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अब दो भाग कौन कौन से हैं सर? ठीक है, दो भाग कौन कौन से हैं? दो भाग आद्य ऐतिहासिक काल है और आद्य ऐतिहासिक काल देखते हैं।
आद्यैतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला, जो लेखन कला था के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जो पुराने लेख थे उनको पढ़े नहीं, कुछ ऐसी उनकी भाषाएं थी, जैसे होता नहीं कि हमारी अपनी एक लिपि होती है, हर चीज़ की लिखने की एक शैली होती है। का खा गा घा ज्ञा तक लिख रहे हैं, ABCD लिख रहे हैं, या फिर कुछ भी हम लिख रहे हैं 1 2, एक शैली है उनकी, ऐसी शैली थी कि जो अभी तक प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। अभी तक पढ़ नहीं पाए कि आद्यैतिहासिक काल में किस प्रकार के लेख थे। ठीक है, लेख थे लेकिन क्या लिखा था उसमें। ठीक है, ऐतिहासिक काल मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है? उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है, लिखित प्रमाण, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या था? जो पुरातत्व से। ऐतिहासिक काल जो लिखित प्रमाण था। ठीक है, हम अब जानकारी लेते हैं, आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जिसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल, सारे क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं। पूरा पाषाण काल इस समय का युग, जो युग था, इस समय का युग मानव गुफाओं में, क्या कहाँ रहते थे? मानव गुफाओं में रहते थे। ठीक है, और अपने हर एक कार्य के लिए किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किससे? पत्थरों से करते थे, पूरा पाषाण के लोग, इसलिए उसको पाषाण काल का कहा गया। सबसे ज्यादा पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है, जो और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पाषाण काल में क्या था कि कच्चे ही खा जाते थे। वहाँ के जो भोजन थे पहले पकाते नहीं थे, पकाना तो बाद में स्टार्ट हुआ है ना, जब आग की खोज हुई है। तो लेकिन पाषाण काल में क्या हुआ कि कच्चे ही खा जाते थे, वो सब्जियों को या खाना को पकाते नहीं थे। इकट्ठा किए गए भोजन को कच्चे ही खा जाते थे, क्योंकि वहाँ के भोजन पकाने का किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं था कि भोजन पकाया जाता है, कैसे पकाया जाता है। ठीक है, अब तो मेनी प्रकार के डिश आ गए हैं मार्केट में। ठीक है, इस समय मानव आग की खोज कर तो लिया था। ठीक है, आग की खोज कर लिया था पाषाण काल में, आग के प्रयोग करने की जानकारी प्राप्त नहीं थी। पाषाण काल में क्या था? आग का खोज तो कर लिया था, लेकिन आग का प्रयोग कैसे करना है? जैसे हम कोई जानकारी ले ले, कोई ज्ञान ले ले, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ करना है? ठीक है, हमारे पास बंदूक और गोली हो जाए, उसका प्रयोग कहाँ करना है हमको पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो सेम चीज़ है, आग का खोज तो कर लिया था, लेकिन आग के प्रयोग की जानकारी उसको नहीं थी। ठीक है, अब देखिए होमोसेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए, और भारत में होमोसेपियंस कब दिखाया गया? इस चरण के अंतिम में, पाषाण काल के अंतिम में दिखाई दिए। इन मानव के रहने के शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व में मिलते हैं। जो कौन थे? होमोसेपियंस थे। ठीक है, अब आते हैं नंबर 1, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आसानी से आप लोग समझ सके। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल था। कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य और उच्च। ठीक है, लोअर, मिडिल और अपर। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। ये चीज हो गया। अब निम्न पूरा पाषाण काल जो लोअर था, इस युग को 2 अलग प्रकार के उपकरणों को देखने में मिलते हैं। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि 2 अलग अलग प्रकार के उपकरण क्या है? ठीक है, जो देखने को मिलते हैं। इसमें क्या था? इसमें चापर चापिंग पेबुल संस्कृत थी। कौन कौन सी संस्कृत थी? 2 थी। ये देखिए, जिसको एक कहते हैं चापर चापिंग पेबुल संस्कृत, और हैंड एक्स संस्कृत। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। क्या आते हैं कि जिसमें चापर बड़े आकार वाला उपकरण है, जो पेबुल से बनाया जाता है। चापर बड़े आकार, जैसे पत्थर के टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं, जिसे पेबुल कहता है। पेबुल किसे कहा जाता है? जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, पानी के बहाव के कारण चपटे हो जाते हैं, जिसे पेबुल कहते हैं। यही चापर चेपिंग पेबुल संस्कृत थी। इसमें एक तरफा धार होता है, और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चापर चापिंग पेबुल संस्कृत थी। ठीक है, ये चीज हो गया। इस उपकरण का सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त होती है। सोहन संस्कृत के नाम से इसको जानते हैं। कौन सी संस्कृत के नाम से जानते हैं? चापर चापिंग पेबुल संस्कृत को सोहन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? हैंड एक्स संस्कृत। हैंड एक्स संस्कृत क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का साधारण उपकरण। साधारण उपकरण कैसा उपकरण है? तथा ये स्क्रेपर या खुरचनी का एक पत्थर ब्लेड होता है। पत्थर ब्लेड होता है, इसका किनारा धारदार होता है। इसका उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वादमदुराई तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त होता है।
जैसे ब्लेड होता है, पत्थर के ब्लेड, जैसे आप लोगों ने इस टाइम के ब्लेड देखे हैं, इस साइड से धारदार, इस साइड से धारदार, ठीक है। ये होता है हैंड एक्स संस्कृत, ठीक है। ये चीज होता है स्क्रेपर या खुरचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल में आते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल क्या है? मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल में जेस्पर चर्ट क्या है? जेस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा, ठीक है। इस समय के मुख्य औजार क्या थे? इस समय के इसके पाषाण काल के मुख्य औजार कौन से थे? मुख्य औजार फलक थे, बेधनी, खुरचनी, यही थे। फलक क्या होता है? फलकों के, पहले इसके बारे में, फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति, फलक बहुत ज्यादा थे, ठीक है। फलक एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का औजार होता है। औजार कैसा होता है? जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। पत्थर तोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। इसके प्रमुख स्थान जो यहाँ पे पाए गए, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, मिर्जापुर के वेलन घाटी, मध्य प्रदेश, ठीक है। गुफाओं में सोन घाटी, राजस्थान के बागान से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल क्या है? इस काल का प्रमुख उपकरण क्या है? ब्लेड। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि उच्च पुरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण क्या है, तो ब्लेड है। ब्लेड आप लोगों को पता है कि पतले और सकरे आकार का हुआ फलक होता है जो दोनों किनारे समानांतर होता है, ठीक है। ये चीज होता है उच्च पुरा पाषाण काल में, ये चीजें थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस काल में क्या? इस काल में अस्थि, हड्डी उपकरण, हड्डियों को उपकरण बनाया जाता था, हड्डियों को औजार बनाया जाता था। उपकरण की भूमिका में महत्वपूर्ण हो गई थी कौन सी? हड्डी। या दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हड्डियों के अवशेष जो मिले हैं, जो औजार के रूप में प्रयोग हुए थे। आगे आगे चलते हैं। आगे क्या है? मध्य पाषाण काल, जो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चला था। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कितने? मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण क्या था? रहन सहन परिवर्तन होता था, जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बदलाव होने स्टार्ट हुए थे। क्या था? इसमें इंसानों के लिए नए क्षेत्रों का क्या हुआ? नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होती है तो लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, ठीक है। साथ ही इस काल में औजार बनाने की जो तकनीक थी, तकनीक में परिवर्तन भी हुआ था, और क्वार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग क्या होता था? होता है, जैसे शिकार के लिए उपयोग किया जाता था। इस समय का मानव पशु जो था कुत्ता पालन में के साथ, यहाँ पे क्या था? कुत्ता पालन में ये लोग कुत्ता पालना सीख गए थे, ठीक है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त ये चीज मिलता है कि वहाँ के लोग कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों द्वारा नक्काशी के साथ प्राप्त होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता था? मृदभांड आ जाता है। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड ये होता है, मृदभांड मिला था। मृदभांड ये होता है काले, क्या था? काले और लाल रंगों की मिट्टी के जो बर्तन होते थे, ठीक है, ये मृदभांड कहलाते थे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों का आभूषण, ये देखो, हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए थे। कहाँ मिले थे? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा मजदाह नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष अस्थिपंजर का कहाँ प्राप्त हुआ था? ये प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे अवशेष मिले हैं जैसे जिसमें दो व्यक्ति थे, एक साथ उनको दफनाया गया था। 2 व्यक्ति एक साथ। अब उसके अलग अलग कारण हो सकता है कि जैसे पहले होता था कि सती प्रथा थी, तो पुरुष अगर एक्सपायर हो गया तो स्त्री उसके साथ जलाई जाती थी, या ऐसा जो भी था। तो 2 व्यक्ति को हो सकता है कि मानव के साथ उसका कुत्ता दफनाया जाता था, मतलब ऐसे अलग था। जैसे बुरजुहोम कश्मीर था, कश्मीर से मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। जब अगर मालिक मर जाए उसका, तो उसके साथ उसके कुत्तों को दफना दिया जाए, ठीक है। अब भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सीएल कार्लाई ने 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में खोज निकाले थे। ये मध्य पाषाण काल की जानकारी कब मिली थी?
ये कब मिली थी? ये 1857 ईस्वी में मध्यपाषाण काल की जानकारी मिली थी, इससे पहले मध्यपाषाण काल की जानकारी थी ही नहीं। ठीक है, आगे नवपाषाण काल आते हैं। नवपाषाण काल क्या कहते हैं? ये 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक लगभग चला था। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द, जो नवपाषाण था या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले सर जॉन बाक ने किया। कब किया? 1885 में किया। 1885 में प्रकाशित पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है, उसमें किया गया है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। जो नवपाषाण था, इस समय का मानव जो था पूरा पाषाण और मध्यपाषाण की अपेक्षा अधिक बदलाव हुआ, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो बदलाव होना जरूरी है। तो पूरा पाषाण और मध्यपाषाण के अपेक्षा जो पूरा पाषाण काल था और मध्यपाषाण, उनसे अधिक ज़्यादा बदलाव उसमें हुआ, मतलब वो और आगे निकल गए, क्योंकि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ नया एक्स्ट्रा होता है। पहले कैसा था, अब कैसे है, अब डिजिटल इंडिया हो गया एंड अदर, जैसे आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो पहले नहीं था ना, तो वैसे ही पुराने ज़माने की अपेक्षा अभी बदलाव हुआ, वैसे ही पूरा पाषाण और मध्यपाषाण की अपेक्षा नवपाषाण में बदलाव हुआ। ठीक है, नवपाषाण में क्या हुआ? मानव एक जगह स्थायी निवास करने लगे। पहले लोग पेड़ पौधों पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, लेकिन नवपाषाण में एक जगह स्थायी निवास करने लगे, और धीरे धीरे इस काल में पशुपालन, पशुपालन कब आया? नवपाषाण युग में पशुपालन और कृषि कार्य। ठीक है, प्रश्न जाता है कि कृषि कार्य कब स्टार्ट हुआ और पशुपालन कब स्टार्ट हुआ? तो नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ। भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है कि कृषि होता है। कहाँ मिलता है? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिलता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य साक्ष्य अलग अलग जगह से मिलते हैं। ठीक है, नवपाषाण युग में अग्नि से भोजन पकाने, नवपाषाण युग में क्या था? अग्नि से भोजन पकाने जाने का तरीका प्रारंभ हुआ। कब? नवपाषाण, क्योंकि अग्नि का प्रयोग नहीं आता था पहले, अग्नि की खोज तो हो गई थी, ठीक है, पाषाण काल में, लेकिन नवपाषाण काल में क्या होता? अग्नि से भोजन पकाने का तरीके की, अग्नि से भोजन भी पका सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं, जौ के साथ कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये देखिए, उतनूर और पय्यमपल्ली क्या है? उतनूर और पय्यमपल्ली कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और देखिए पय्यमपल्ली कहाँ है? पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। आपने पोचमपल्ली सुना होगा, पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो पय्यमपल्ली तमिलनाडु। ठीक है, दोनों जगह से कपड़े के निर्माण और कपड़े का उपयोग का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है, उतनूर और पय्यमपल्ली से। ठीक है, कपड़े के सबसे सर्वप्रथम कपड़े का प्रयोग तो पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, उतनूर और पय्यमपल्ली से। आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ। कब? नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण युग का प्रारंभ हुआ। अब ताम्रपाषाण युग का ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण औजार जो थे, पत्थरों के साथ तांबे का भी प्रयोग बहुतायत होता था। पहले खाली पत्थरों का उपयोग होता था, तो पत्थरों के साथ तांबे का भी प्रयोग होने लगा। इस समय को ताम्रपाषाण युग तथा ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए, नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग हुआ। ठीक है, ताम्रपाषाण युग में हुआ। ठीक है, जिस संस्कृत ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृत को ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? पत्थर और तांबे का उपयोग की अवस्था। ठीक है, वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर पाला करते थे ताम्रपाषाणिक युग में। ठीक है, ये चीज हो गया। वह ऊंट से परिचित थे, इस बात के भी साक्ष्य ऊंट के अवशेष के रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये चीज ताम्रपाषाण में होने लगा था। आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग क्या करते थे? कृषि और पशुपालन क्या करते थे? ठीक है, आपने पहले देखा होगा नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन स्टार्ट हो गया, तो ताम्रपाषाण युग में ये भी करते थे। ये मुख्य अनाज गेहूं, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांव में रहते थे। पहले लोग गुफाओं में, अलग अलग गुफाओं में रहते थे, लेकिन ताम्रपाषाण युग में क्या समुदाय बनाने लगे, जैसे गांव में बसना स्टार्ट की कि सब लोग एक साथ जुट मिलकर रहें। ठीक है, यूनिटी बनाकर, ठीक है, समुदाय बनाकर गांव में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले थे, जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थे। ठीक है,
अब इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण इतिहासकार कहते हैं कि ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, संभवतः वह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये इतिहासकार कहते हैं कि पहले लोग घर बनाकर नहीं थे, जैसे हम लोग ईंट वगैरह बनाकर रहते थे, इन लोगों को ईंट के बारे में जानकारी नहीं थी। जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो वस्त्र निर्माण करना जानते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे, साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्त टेराकोटा के कारीगर थे, मिट्टी के खिलौने बनाना वो जानते थे। ठीक है, साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर थे। ठीक है, ये चूना बनाना और कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत, ये सब बढ़िया से डिज़ाइन रेडी करना जान गए थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये हड़प्पा सभ्यता का एक काल है, हड़प्पा सभ्यता का एक काल है। ठीक है, एच हैरास के अनुसार नक्षत्रीय आधार पर, ठीक है, अलग अलग सबका अपना एक मत था कि हड़प्पा काल इतना से इतना चला था, इतना जैसे एच हैरास के अनुसार 6000 ईसा पूर्व, कुछ के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व। ठीक है, ऐसे ऐसे सबका अलग अलग एक मत था। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे एनसीईआरटी बेस्ड लेके चलने वाले हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? आसपास, सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु वहाँ के लोग सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। साथ ही इसे किस नाम से, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता आदि नाम से भी जाना जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, आगे तो कुछ क्या कहते हैं, कुछ का मत है कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता था, इसे क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से जाना जाता था अंग्रेजी भाषा में। इसके अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित तरीके से रहते थे वहाँ पे। ठीक है, कस्बा और नगर बनाकर अपने अपने तरीके से रहते थे, बहुत ही सुंदर तरीके से। जहाँ जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, ठीक है, कारागार, कच्ची पक्की ईंटों से बने घर, ठीक है, चौड़ी सड़कें, मतलब चौड़ी सड़कें, ठीक है, अच्छी सड़क, सब कुछ मतलब एकदम सुसज्जित तरीके से, ठीक है, रहते थे। साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ठीक है, इसके निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे आदि का प्रयोग किया जाता था। अब देखें, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए ताकि आसानी हो पढ़ने में। और बहुत ही क्रीम क्वेश्चन लेके आए हैं सब। ठीक है, जितने उसके प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, कारण, उपाय, ठीक है, जो वो लोग किए थे अपने सभ्यता में कि कैसे क्या करना है, और जितने भी वंश चले थे उनके बारे में भी लेके आए हैं, मौर्य वंश, ठीक है, और भी हैं। अभी देखते हैं लाइन टू लाइन। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या हैं, कौन से? मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसकी खुदाई कब हुई? 1922 में। 1922 में किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी मोहनजोदाड़ो की खुदाई। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, या सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में, लरकाना जिले में। अभी सिंध कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। अब देखिए, मोहनजोदाड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, ठीक है, ताबे के ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े की दात, सेलखड़ी से बना बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि। ठीक है, ये सब मोहनजोदाड़ो से प्राप्त साक्ष्य है। ठीक है, आगे अगला क्या मिला है हमें?
अगला मिला है कालीबंगा, यह एक स्थल है। आप कालीबंगा में देख लिए, यह स्थल कहाँ पे, यह स्थल राजस्थान में है। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है क्या, कालीगंगा, ठीक है, कालीबंगा। इसकी खुदाई कब की गई, 1953 में अमलानंद घोष द्वारा तथा बीके थापर द्वारा 1960 में की गई। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, क्या, काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का ये अर्थ होता है, ठीक है। कालीबंगा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं, ये देखिए, कच्ची ईंटों से अलंकृत, ठीक है, अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरे जिसे मेसोपोटामिया जैसे, ठीक है। खेती के साक्ष्य में क्या है, जुते हुए खेत, जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती है। लकड़ी के बने पाइप, ठीक है, जैसे पहले पीवीसी पाइप, अभी पीवीसी पाइप एंड अदर पाइप जो भी आते हैं, लकड़ी के पाइप, ठीक है, आदि ये सब मिले हैं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हड़प्पा मिला हमें। हड़प्पा, इसकी खुदाई कब हुई, 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी और उनके सहायक कौन थे, माधव स्वरूप वत्स द्वारा। इसके द्वारा माधव स्वरूप वत्स द्वारा करवाई गई थी। यह पंजाब के कहाँ है, पंजाब के मांट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, क्या, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हड़प्पा से साक्ष्य जो मिले हैं, हड़प्पा में प्राप्त साक्ष्य क्या क्या हैं, मोहरे मिले हैं, अपनी अलग अलग मोहरे मिली हैं वहाँ की। कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र मिला है, अंकित बर्तन, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ, धोती पहने 1 मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से क्या होता था, जौ गेहूँ प्राप्त हुए हैं, कतार में बने श्रमिक आवास आदि, ये सब हड़प्पा से ये सब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देरी न करते हुए, आराम से पढ़िएगा। अब देखिए चौधड़ो। अब चौधड़ो में क्या मिला है, चौधड़ो भी एक प्रकार का वो था, ठीक है, जैसे कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता, वैसे चौधड़ो। इसकी खोज कब हुई, 1931 में। कौन किया, एनजी मजूमदार द्वारा। किसके द्वारा, एनजी मजूमदार द्वारा किया गया था। और जिसे पुरातत्वविद मैके ने कब किया, वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। यह स्थल कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है, चौधड़ो, ठीक है, पाकिस्तान में। पुरातत्वविद मैके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया था, ठीक है। 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा ये किया गया था, लेकिन उसे छोड़कर उन्होंने छोड़ दिया था। फिर किसे, पुरातत्वविद मैके ने 1935 में ये चीज़ आगे बढ़ाया था चौधड़ो के बारे में। तो चौधड़ो में जो प्राप्त साक्ष्य मिले पुरातत्वविद मैके द्वारा प्राप्त साक्ष्य क्या थे, वहाँ की जो ईंटें थी कैसी थी, वक्राकार ईंटें। एकमात्र स्थल है जहाँ वक्राकार, चौधड़ो ही एक ऐसा मात्र स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, वक्राकार ईंटें, ठीक है, ऐसी ईंटें, ठीक है, प्राप्त हुई हैं। और क्या क्या है, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साक्ष्य मिला है चौधड़ो में। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साक्ष्य, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, मनके का कारखाना आदि, ठीक है, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग कहाँ पे, चौधड़ो में, ठीक है। आगे क्या है, बनवाली मिला हमें, बनवाली सभ्यता। अब बनवाली क्या है, इसकी खोज कब की गई, इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, क्या, बनवाली। बनवाली क्या, बनवाली से प्राप्त साक्ष्य। अब बनवाली में साक्ष्य क्या क्या मिला, तांबे का बना वाड़ागृह व कुल्हाड़ी, हल्की आकृति का खिलौना, पत्थर, ईंट, ठीक है, के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी का निशान आदि, ये सब बनवाली में साक्ष्य मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोथल मिला। अब लोथल में क्या है, लोथल में इसकी खोज कब हुई, वर्ष 1957 में। किसके द्वारा, रंगनाथ द्वारा। किसके द्वारा, रंगनाथ राव द्वारा की गई। यह स्थल कहाँ है, लोथल, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। कहाँ पे, भोगवा नदी के तट पर, यह है गुजरात में, ठीक है, लोथल। अब यहाँ पे भी साक्ष्य मिले होंगे अपने साक्ष्य, अग्निवेदिका मिला, ठीक है, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने के स्थल, चावल के दाने, फारस की मुहर, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु
दृढ़ मूर्ति, मम्मी की आकृति, मम्मी की आकृति कहाँ मिली? लोथल में मिली। ठीक है। अनाज पीसने के लिए चक्की, चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत। ठीक है, चालाक लोमड़ी आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, ये सबूत लोथल से ही मिले हैं। ठीक है, आगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर देखिए, इसकी खुदाई वर्ष 1958 में किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के कहाँ है? मेरठ जिले में। मेरठ जिले के कहाँ? हिंडन नदी के तट पर। कहाँ पे? हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर स्थल जो था। आगे बढ़ते हैं। अब रोपड़ देख लेते हैं। रोपड़, इसकी खुदाई कब हुई थी? इसकी खुदाई हुई थी वर्ष 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल कहाँ है? यह स्थल पंजाब में स्थित है। पंजाब में कहाँ? सतलुज नदी के तट पर। कहाँ पे? सतलुज नदी के तट पर। ठीक है, रोपड़ एक सभ्यता है। ठीक है, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है, कालीबंगा हो गया, वैसे ही रोपड़। अब यहाँ पे साक्ष्य क्या मिले? तो यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह आदि। ठीक है, आदमी और कुत्ते की एक साथ दफनाया जाता था आदमी और कुत्ते को, ऐसा कुछ था। ठीक है, क्योंकि आदमी जब मर गया कोई मनुष्य वहाँ पे, तो उसके जो कुत्ते थे उनको भी दफनाया जाता था, एक साथ मिलता था। ठीक है, कब्रगाह मिला आदमी और कुत्ते का। आगे सुरकोटडा। सुरकोटडा जैसे मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, चौदड़ो हमने पढ़ा, वैसे ही इसकी खुदाई वर्ष 1964 में कौन? जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल कहाँ? गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। कहाँ पे? गुजरात नामक कच्छ जिला। ठीक है, सुरकोटा। अब सुरकोटा में साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ? सुरकोटा में साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ? घोड़े की हड्डियों के अनूठी प्रकार की कब्रगाह। ठीक है, घोड़े की हड्डियां मिली और अनूठी प्रकार की कब्रगाह वहाँ पे प्राप्त हुई। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस इस ग्रो क्लासेस के चैनल पर मिलते हैं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब सुतको गेडोर क्या है? ये भी एक प्रकार का स्थल है। इसकी खुदाई कब की गई? 1927 में। किसके द्वारा? ये की गई ऑरेल स्टाइन के द्वारा। ठीक है, यह स्थल कहाँ है? यह स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में किस नदी के? दास्क नदी के तट पर स्थित है। दास्क नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे सुतको गेडोर में साक्ष्य मिले। अब मिट्टी से बनी चूड़ियाँ मिली। ठीक है, मिट्टी की बनी चूड़ियाँ। ठीक है, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियां, ये सब बरामद की गई हैं। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। बरामद तो वो होता है जब मर्डर में किया जाता है। ठीक है, बरामद की जाती हैं, साक्ष्य मिले। धौलावीरा आ जाते हैं। धौलावीरा, इसकी खोज कब की गई? इसकी खोज वर्ष 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। इसका धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा आता रहता है। व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, पहले जगपति जोशी द्वारा करवाई जाती थी, लेकिन व्यापक रूप से खुदाई जो की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। ठीक है, कौन? धौलावीरा। ठीक है, मानहर एवं मानसर नदी के बीच। ठीक है, मानहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। ठीक है, यह पहला ऐसा नगर है। कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ? देखिए, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। कौन सा? धौलावीरा। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। ठीक है, यहाँ से साक्ष्य कौन से प्राप्त हुए? साक्ष्य कौन कौन से? दुर्ग भाग और मध्य भाग और निचला भाग। ठीक है, कि भव्य इमारतों के अवशेष चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, दुर्ग भाग और मध्य भाग में सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट, विभिन्न प्रकार के जलाशय यहाँ पे धौलावीरा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते। सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा अर्चना। सिंधु सभ्यता में क्या होता था? भक्ति और पूजा अर्चना की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा शिव की पूजा की रात। ठीक है, नर्तक धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में करते थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी, अब मातृ देवी की पूजा भी करते थे। ठीक है, देवी के सौम्य और रौद्र रूप की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। पृथ्वी की पूजा करते थे। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो कि अवश्य पृथ्वी का स्वरूप है। ठीक है, अब प्रजनन शक्ति, लिंग की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष की भी पूजा करते थे। कौन से? पीपल और बबूल। और पशु में कुबड़ वाला सांड और वृषभ। नाग तथा अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इंपॉर्टेंट है एकदम, क्रीम क्वेश्चन लेके आए हूँ पूरा एनसीईआरटी निचोड़ के। आगे
सिंधु सभ्यता में प्रयोग होने वाले मापतोल के साधन, मापतोल के साधन थे क्या क्या थे, जैसे मापतोल के अलग अलग साधन हैं, अभी क्या है, अभी अलग तरीके से आ गया है। अब वहाँ पे क्या था, हाथी के दांत से बना एक पैमाना, क्या हाथी के दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है, ठीक है, नाप तोल करने के लिए। मोहनजोदड़ो से सेल खड़ी तथा सीप का बनावट आदि माप तोल के यंत्र प्राप्त हुए हैं, जिसे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल की इकाई से परिचित थे, ठीक है, ये चीज़ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई धातु, वहाँ पे कौन सी धातु प्रयोग की जाती थी सिंधु सभ्यता में, तांबा, सोना, चांदी, ठीक है, वहाँ पे भी प्रयोग किए जाते थे, ठीक है, सीसा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग है। अब पूछा जाए आपसे पहली बार चांदी का प्रयोग कब हुआ, पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था, ठीक है, पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किया गया था। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तांबे का प्रयोग कब किया गया था, ये सिंधु सभ्यता में ही किया गया था, ठीक है, सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था। आगे, परिवहन व्यवस्था क्या थी सिंधु सभ्यता में, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सिंधु व्यवस्था में परिवहन, ठीक है, परिवहन पक्की मिट्टी व नाव तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि जल मार्ग नाव जहाज का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतकोवा आदि प्रमुख बंदरगाह, जो वहाँ पे बंदरगाह स्थित है, इससे ये जानकारी मिलती है कि जल मार्ग नाव और जहाज सिंधु सभ्यता में किया जाता था, ठीक है, परिवहन के रूप में। आगे, जैसे अभी बस वगैरह और जहाज वगैरह, रेलगाड़ी वगैरह, वैसे वहाँ पे परिवहन नाव और ये सब चलते थे, ठीक है। पतन कैसे हुआ सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने अपने मत हैं, ठीक है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई, ठीक है, हुई है ये सभ्यता, तो इसलिए किसी एक कारण या आपदा से इसका कोई होना आसपास मतलब कोई हाश होना संभव नहीं है, अतः अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है, कोई लिखित प्रमाण या फिर कोई ऐसा प्रमाण जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कैसे इस सभ्यता का पतन हुआ। अब आइए वैदिक सभ्यता, वैदिक भी एक प्रकार की सभ्यता थी, ठीक है, जब सिंधु सभ्यता समाप्त हुई तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है, सिंधु सभ्यता जब खत्म हो गई तो एक प्रकार की सभ्यता आई आर्य सभ्यता। आर्य की सभ्यता वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक सिविलाइजेशन भी कहलाती है, ठीक है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, दो खंडों में, कौन सा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऋग्वेद में क्या है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण देखते हैं। आर्यों के आगमन का काल विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से निर्धारित करने की चेष्टा की है। जैसे देखो वैदिक सभ्यता, जैसे जो थे बाल गंगाधर तिलक, वो कहते हैं कि वैदिक सभ्यता आई 6000 ईसा पूर्व में, ठीक है। हरमन जैकोबी के अनुसार 45 से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। विटरनीस के अनुसार 3000 ईसा पूर्व और आर के मुखर्जी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। अलग अलग मत हैं वैदिक सभ्यता कब आई इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान आते हैं, ठीक है। आर्यों का मूल निवास स्थान, जैसे इसका भी अलग अलग मत है। जब ये मत हो सकता है कि कब आए, तो इनका भी हो सकता है कि कहाँ मूल निवास स्थान था। जैसे अनेक विद्वानों का अलग, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, वो कहते थे आर्कटिक प्रदेश में आर्यों का मूल स्थान है, ठीक है। फिलिप सेसेटी और विलियम जोन्स के अनुसार यूरोप में है, ठीक है। टी गाइल्स के अनुसार हंगरी तथा डेन्यूब नदी के पास है, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया में आर्य निवास करते थे, ठीक है। फेंका के अनुसार स्कैंडिनेविया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का संघर्ष, आर्यों का संघर्ष के बारे में, जैसे गैरिक मृतभांड एवं लाल और काले मृतभांड वाले लोगों से हुआ, ठीक है। जो इनकी लड़ाइयाँ हुई वो गैरिक मृतभांड मतलब लाल और काले घड़े वाले लोगों से हुआ। आर्यों का विजय होने का कारण था घोड़े चलित रथ। इनके पास क्या था, आर्यों के पास घोड़े चलित रथ थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई।
कांसे के अच्छे उपकरण तथा कवच थे, किसके द्वारा? कांसे के, जिससे वो लड़ाइयाँ करते थे, ठीक है। विशिष्ट प्रकार के दुख का प्रयोग आर्य संभवतः करते थे, ठीक है। ये आर्यों के बारे में जानकारी हो गई। धनुष बाण का प्रयोग करते थे, और ये 2 प्रकार के बाणों का उपयोग करते थे। कौन से? विषाक्त और सींग, सींग के सिरा वाला मुख जो था, ठीक है। तथा दूसरा ताबे के मुख वाला, ये विषाक्त बाणों का प्रयोग, जो इसमें विष होता था, ठीक है, उनका प्रयोग करते थे। अब ये 2 प्रकार के थे, सींग के सिरा वाला और ताबे के मुख वाला। इसके अतिरिक्त ये लोग बर्छी, भाला, फारसा और तलवार आदि का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। जो आर्य थे, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी? आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था थी कि राजा वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया होता था। कौन? राजा होता था। सामान्यतया राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद पर बैठता था। ये आर्यों की अपनी राजनीतिक व्यवस्था थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों की वैदिक न्याय व्यवस्था। आर्यों की वैदिक न्याय व्यवस्था क्या थी? विचारकों, जो विचारक थे, उनके अनुसार इस विधि या धर्म की सर्वोच्चता की घोषणा ही नहीं की गई थी, वरन राजसत्ता द्वारा इसके पालन पर भी जोर दिया जाता था। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में विधि व्यवहार के लिए धर्मन, बाद में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। पहले क्या था? धर्मन बोला जाता था, फिर बाद में धर्म का प्रयोग हुआ ऋग्वेद में विधि व्यवहार के लिए, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे, आर्यों की वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण शिल्प, जो महत्वपूर्ण शिल्प क्या थे? ठीक है, 3 धातुओं का प्रयोग करते थे आर्य, मुख्यतः सोना, तांबा और कांसा, ठीक है। महिलाएं कपड़े बुनने का कार्य करती थी, ठीक है, और लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी और बढ़ईगिरी आदि शिल्प वहां पे प्रचलित थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों की वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता विनिमय प्रणाली थी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। संभवतः क्या था? विश्व विनिमय प्रणाली उस युग में भी प्रचलित रही होगी। यद्यपि विनिमय के रूप में गाय, घोड़े एवं निष्क का उपयोग होता था, ठीक है। निष्क क्या है? निष्क संभवतः स्वर्ण आभूषण होता था, स्वर्ण आभूषण। निष्क को क्या कहते हैं? आर्यों की वैदिक सभ्यता में प्रश्न आ सकता है कि निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण या सोने का एक ढेला होता था, ठीक है, जिसको कहते थे। आगे बढ़ते हैं। वेद आ जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन करके पढ़िएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत ही जो भी ये लेके आए हैं हम, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरा निचोड़ लेके आए हैं। वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेद, ठीक है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे प्राचीन वेद, प्रश्न आ सकता है, सबसे प्राचीन वेद, ठीक है, और सबसे प्रथम कौन सा वेद है? ऋग्वेद, ठीक है। इन सभी के अथर्ववेद सबसे बाद का है। पहले ऋग्वेद आया, फिर बाद में अथर्ववेद आया। सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे अंत में अथर्ववेद, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। ऋग्वेद कैसा वेद है? जो पद्यात्मक है। इसमें 10 मंडल, कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त, जिसमें 11,000 मंत्र। कितने? 11,000 मंत्र है किसमें? ऋग्वेद में। इस वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल्प, वाष्कल, अश्वलायन और शांखायन और मंडूकायन, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा ताकि भूलिएगा नहीं, ठीक है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोकन में उनकी स्थिति का वर्णन है, ठीक है, जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं। अब देखिए, इसमें जल चिकित्सा के बारे में बताया गया है। वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा, सबसे ज्यादा चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है किसमें? ऋग्वेद में। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये पद्यात्मक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद च्यवन ऋषि को पुनः युवा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। वो बुढ़े हो गए थे, उनको पुनः युवा किया गया था, क्योंकि ये वैदिक चीजें हैं, ठीक है। इसमें प्रकार के चिकित्सा के रूप में बारे में बताया गया है, तो पुनः युवा करने की कथा भी बताई गई है उसी में, ठीक है, कैसे किया गया था। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद देख लेते हैं। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का अर्थ है यतजु, ठीक है, ये यजु हो गया, ठीक है, 2 चीजों से मिलकर बना है। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश,
ठीक है। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा बताई गई है, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां बताई गई हैं यजुर्वेद में, और यज्ञों में प्रयोग किए गए जाने वाले मंत्र, ठीक है। यजुर्वेद में बताया गया कि कौन यज्ञ में कौन यज्ञों के बारे में जानकारी दी गई है और कौन से यज्ञ में कौन सा मंत्र प्रयोग करना है। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। यह वेद गद्यमय, ठीक है, जैसे वो पद्यमय था ऋग्वेद, वैसे ही यजुर्वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं, ठीक है, गद्य मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। सामवेद। साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत। क्या अर्थ है साम का? रूपांतरण और संगीत। सामवेद का यही अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। कैसा है? गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र को मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद को 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें अग्नि और इंद्र देवताओं की पूजा होती है, ठीक है। इसमें सामवेद में अग्नि और इंद्र देवताओं की पूजा बारे में जिक्र मिलता है। मुख्य रूप से 3 शाखाएं और 75 ऋचाएं हैं। किसमें? सामवेद में 3 शाखाएं और 75 ऋचाएं हैं सामवेद में। आगे अथर्ववेद में आते हैं। अब अथर्व में क्या? थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन, ठीक है। थर्व का अर्थ है कंपन, जैसे आ लग गया आ मतलब नहीं, ठीक है, अकंपन, ठीक है। अथर्व हो गया तो अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, अकंप बुद्धि से प्राप्त होता है, मोक्ष धारण करता है, ठीक है, वही अथर्व है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों और चमत्कार, जादू टोना। अब जादू टोना के लिए क्या प्रसिद्ध है? अथर्ववेद, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जादू टोना के लिए कौन सा? अथर्ववेद। और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। किसमें? अथर्ववेद में आयुर्वेद का भी जिक्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 अध्याय है। क्या? अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। 5687 मंत्र हैं, ठीक है। 8 खंड है जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये दोनों नाम मिलते हैं, ठीक है, अथर्ववेद में। आगे बात करते हैं हम उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है? उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ होता है समीप उपवेशन। कौन? समीप उपवेशन, ठीक है, या समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद जैसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, ठीक है, इसको समीप बैठना, उसको उपनिषद कहते हैं। अगर कोई ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो अपने गुरु के पास बैठिए, उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, ठीक है, 108 है। आगे बढ़ते हैं। इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ऋग्वेद, शुक्लवेद, कृष्णवेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, ये इनमें विभाजित किया गया है। आगे चलते हैं। वेदांग क्या है? वेदांग हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त 6 वेदांग है, ठीक है, याद रखना। कितने? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। कितने वेदांग है? वेदांग में 6 वेदांग है, ठीक है। हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है। आगे पुराण पे आते हैं। पुराण क्या है? पुराण क्या है? पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है, जिसमें क्या है? जिसमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों और राजाओं आदि वृत्तांत के बारे में जानकारी मिलती है। कुल कितने पुराण है? कुल 18 पुराण। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। किसमें? पुराण में, ठीक है। अब हम धर्म की बात कर लिए तो आ जाते हैं जैन धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। जैन धर्म क्या कहता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, ठीक है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म जो है अनादिकाल से चल आ रहा है। पहले ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। प्रश्न आ जाता है प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन से हैं? ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं। अब ऋषभदेव कौन था? महान सम्राट भरत के पिता थे। भरत के पिता कौन थे? जो सम्राट भरत थे उनके पिता थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। ऋग्वेद में केशी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में केशी सूक्त में, ठीक है, ऋग्वेद के केशी सूक्त में कुछ जैन
तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋषभदेव का प्रतीक जो चिन्ह था वो क्या था, वो षांड था। ठीक है, ऋषभदेव का। अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु 58वें कैलाश पर्वत पर हुई थी। कहाँ पे, 58वें कैलाश पर्वत पे हुई थी। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन से, पार्श्वनाथ। इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने स्थापना किया था वो ऋषभदेव थे। जो 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ काशी के राजा अशुसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, अशुसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही घर त्याग कर वैरागी हो गए थे। ठीक है, पार्श्वनाथ को सम्मेय पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। प्रश्न आ जाता है कौन से पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुई थी, सम्मेय पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ है। जो पार्श्वनाथ जो जैन धर्म को मानते थे उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व हुए थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को स्त्रियों को प्रवेश दिया था कि आप स्त्रियों में प्रवेश, स्त्रियों जो आप जैन धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, जैन धर्म को मान सकते हैं, स्त्रियों को प्रवेश दिया था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। ठीक है, जैसे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह षांड था, वैसे ही पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। ठीक है, 23वें पार्श्वनाथ, पहले ऋषभदेव और 24वें महावीर स्वामी हैं। अब महावीर स्वामी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैन धर्म के अंतिम, प्रश्न आ जाता है, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, ये 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, वैशाली के निकट। ठीक है, कुंड ग्राम में हुआ। कहाँ, कुंड ग्राम में हुआ। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। किसके, महावीर स्वामी के। माता का क्या नाम था, माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, जो महावीर जैसे ऋषभदेव हो गए। ठीक है, पार्श्वनाथ और ये महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के मुखिया थे, वो ज्ञात्री कुल के। किसके, ज्ञात्री कुल के मुखिया थे। कौन, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जो त्रिशला थी, वैशाली के लिच्छवी राजा की राजकुमारी और राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और माता का नाम कौन क्या था, त्रिशला था। ठीक है, जिससे उनकी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम अनुज्जा और प्रियदर्शनी है। जो महावीर स्वामी की 2 पुत्री हुई जिनका नाम अनुज्जा और प्रियदर्शनी है। ठीक है, महावीर स्वामी को 13 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्मिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा ये चीज। साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, साल के पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कैवल्य के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथ में कैवल्य, ज्ञान की जो प्राप्त हुई उसको कैवल्य कहते हैं। ठीक है, किस पेड़ के नीचे, साल की पेड़ के नीचे हुई थी। आगे, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। ठीक है, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। क्या, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म में जीवों पर दया और अहिंसा पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है, ये जैन धर्म में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जैन धर्म के अनुयायी शाकाहारी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के लोग कैसे होते हैं, शाकाहारी की मांसाहारी, शाकाहारी होते हैं। जैन धर्म को कर्मफल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न है। कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये त्रिरत्न। प्रश्न आ सकता है कि जैन धर्म में कर्मफल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्नों का कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे बढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे। ठीक है,
जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन किया। इनमें भी मतभेद थे, महावीर स्वामी में और पार्श्वनाथ में। पार्श्वनाथ कहते थे कि आप कपड़े वस्त्र धारण कर सकते हैं, जबकि महावीर स्वामी पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन किए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म की ही तरह जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। साथ ही यह भी मानता है कि आत्मा पिछले जन्म की कर्मों की इच्छाओं की वजह से बंधक के रूप में रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी, इसको क्या कहते हैं? निर्वाण। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी नामक ग्राम में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी नामक ग्राम में हुई। ठीक है। अब जैन धर्म का अर्थ क्या है? जैन धर्म का अर्थ है जिनको मानने वाला, जिनका अनुयायी, जिनका अर्थ है जीतने वाला। ठीक है, जिनका अर्थ क्या है? जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी और शरीर पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया है, कहा जाए इन्हें जीत लिया है, वही ही जैन है। ठीक है, जैन कौन है? जिनको मानने वाला, जिनका अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी, शरीर और पूर्ण रूप से शरीर पर पूर्ण रूप से, अपने ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया है। ठीक है, उन्हें जीत लिया है, वही क्या है? वही जैन है। आगे, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत कौन से हैं? 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य पालन। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य पालन किसके द्वारा? महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। पहले 4 था, लेकिन अब 5 हो गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कौन से? 5 मूलभूत सिद्धांत। अब बौद्ध धर्म आ जाइए। जैन धर्म हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्राचीनतम धर्मों में क्या है? में से एक धर्म है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महान महात्मा गौतम बुद्ध है। कौन? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्तमान में क्या? कपिलवस्तु नेपाल देश में है। पहले कहाँ? भारत में था ये चीज, अब नेपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, पहले ही नेपाल में था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन तथा माता महामाया थी। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु के पश्चात बुद्ध का पालन कौन किया? माता गौतमी कौन थी? इन्हीं की महामाया की बहन ही थी, जो माता गौतमी थी। ठीक है, इनके द्वारा किया था। गौतम की महामाया सगी बहनें थी। ठीक है, गौतम और महामाया जिन्होंने एक जन्म दिया, एक ने पालन पोषण किया, इसलिए गौतमी बुद्ध की मौसी और दत्तक माँ दोनों थी। ठीक है, जो गौतमी थी। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जैसे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, वैसे ही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। एक बात याद रखना। विवाह कब हुआ इनका? विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। इंपॉर्टेंट है, एकदम क्वेश्चन क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा आता रहता है ये सारे प्रश्न। ठीक है, आप लोग नोट्स बना के चलेंगे तो डे बाय डे लर्न करेंगे तो अच्छे से आपको अनकॉन्शियस माइंड में सेव रहेगा वो चीज़ें। ठीक है, आगे। महात्मा बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में ही संसार के दुखों से मुक्ति और जीवन मरण के सत्य की खोज के लिए रात्रि पहर में राजपाट छोड़कर गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था रात में ही, उसको क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। प्रश्न आ जाता है, महाविनिष्क्रमण क्या है? ठीक है, महाविनिष्क्रमण वो था कि जो सत्य की खोज के लिए रात पहर में राजपाट छोड़कर गृह त्याग दिए थे। कौन? महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किए जाने को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के कहाँ पे? वैशाखी पूर्णिमा के दिन कौन सी? निरंजना नदी के किनारे बोधगया में, जो बिहार रुबेला नामक स्थित है, जो बोधि वृक्ष था। बोधि वृक्ष किसको कहते हैं? पीपल के वृक्ष को। वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुई किसको? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वाराणसी में दिया। वाराणसी कहाँ? मृगदाव। वर्तमान में कहाँ पे ये स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, बुद्ध का
प्रथम उपदेश जो था, अब बताएं, बौद्ध परस्पर, देखिए धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बिंबसार, उदयन, प्रसेनजित बुद्ध के प्रमुख क्या थे? अनुयायी थे। इंपॉर्टेंट है। अब बिंबसार किसका अनुयायी था? प्रश्न आ जाता है, तो बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक है। बुद्ध के अनुयायियों के 4 भाग भिक्षु, भिक्षुड़ी, उपासक और उपासिका में बांटा गया है। बुद्ध के अनुयायी को 4 भागों में बांटा गया। कौन से? भिक्षु, भिक्षुड़ी, उपासक और उपासिका में बांटा गया है। सारिपुत्र और क्या है? योगालन, आनंद और पाली बुद्ध के प्रमुख सिद्ध थे। ठीक है। लेकिन प्रश्न जाता है, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन से थे? ये आनंद थे। कौन? आनंद थे। लेकिन प्रमुख शिष्य सारिपुत्र, योगालन, आनंद और पाली। आनंद भी प्रमुख थे, लेकिन सबसे प्रिय कौन था? आनंद थे। ठीक है, बुद्ध के। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से? बौद्ध मत के प्रमुख अंग बौद्ध संघ और धम्म। ठीक है, धम्म है, ये 3 प्रमुख अंग हैं। कौन से? बौद्ध के। अब धम्म क्या होता है? धम्म उपदेश देना होता है। धम्म का अर्थ क्या है? उपदेश देना। ठीक है। संघ का अर्थ है बौद्ध, भिक्षु और भिक्षुड़ी। ठीक है, इनको त्रिरत्न भी कहते हैं। किसको? बौद्ध, संघ और धम्म को त्रिरत्न भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बौद्ध संगीत। अब बौद्ध संगीत हुई थी कि 4 संगीत हुई थी टोटल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार किसी भी प्रकार का पुलिस एग्जाम, रेलवे, पीसीएस और एसएससी वगैरह एंड अदर टीचर्स रिक्रूटमेंट, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में बौद्ध संगीत के बारे में पूछा जाता है। कुल मिलाकर 4 कितने हुई? बौद्ध संगीत 4 हुई थी। ठीक है, पहला हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत जो था, उसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम था ये, इसका स्थान देखिए। प्रथम बौद्ध संगीत का स्थान कहाँ? ये राजगृह में हुआ। कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन से? महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ? प्रश्न आ जाता है, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश, हर्यक वंश का था। ठीक है, अजातशत्रु। अभी हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। ठीक है, गुप्त वंश। ठीक है, मौर्य वंश। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? जो प्रथम बौद्ध संगीत हुए, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय पिटक और कौन सा पिटक? सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया। प्रश्न जाता है कितने पिटक? प्रथम जो संगीत हुआ था वो 2 पिटक हुए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत था, ये कहाँ हुआ? ये वैशाली में हुआ। कहाँ? वैशाली में हुआ। समय ये 383 ईसा पूर्व में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर, साबकमीर थे। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ कालाशोक। ठीक है, इस कालाशोक कौन था? शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग वंश भी अभी हम पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश के शासनकाल में, ठीक है, ये हुआ था। उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। द्वितीय बौद्ध संगत। बौद्ध संगत बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक 2 भागों में बांटा गया। बौद्ध धर्म, एक सेकंड रुकिए, पानी पी लेते हैं। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। चलिए, अब देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में। ये कहाँ हुआ? ये वैशाली में हुआ। वैशाली में समय क्या था? 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? साबकमीर था। ये कालाशोक
के शासनकाल में हुआ। काल अशोक कौन था? शिशुनाग वंश का एक राजा था, ठीक है। उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए, ठीक है, कि अनुशासन को बनाए रखना, ठीक है। इसमें अलग अलग मतभेद थे कि अनुशासन कैसे बनाया जाए, उसके समाधान के लिए। अब बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक दो भागों में बांटा गया, ठीक है। बौद्ध धर्म कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया, स्थापिक और महासांघिक, ठीक है। अभी इसके बारे में जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो तृतीय बौद्ध संगीत हुआ, ये कहाँ हुआ? ये हुआ पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ। ये कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोगलिपुत्तिश, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करनी है, प्रश्न जाता है कि तृतीय संगीत, बौद्ध संगीत जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलिपुत्तिश, ठीक है। शासनकाल किसके शासनकाल में? ये अशोक के शासनकाल में हुआ। अशोक के शासनकाल कौन सा है? मौर्य वंश का। मौर्य वंश में ही अशोक, अभी हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तृतीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध, जो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। तभी तीसरा पिटक आया। विनय पिटक और सुत्त पिटक के बाद हम क्या पढ़ते हैं? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत में तीसरा पिटक आया, जिसको कहते हैं अभिधम्म पिटक। दो पिटक थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। पहले में दो पिटक स्थापित किए गए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तीसरा पिटक आया अभिधम्म पिटक, ठीक है। किसमें? तृतीय बौद्ध संगीत में, ठीक है। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अशोक कौन था? मौर्य वंश का एक राजा था, ठीक है। आगे महान अशोक अभी हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो था, ये कब हुआ? ये कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ हुआ? कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। समय क्या था? प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी में अध्यक्ष कौन थे? वशुमित्र। इसमें उपाध्यक्ष भी आ गए, कौन से? अश्वघोष, ठीक है। ये शासनकाल किसका था? कनिष्क का था, कनिष्क का। अभी हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। ये कुषाण वंश का एक राजा था, कुषाण वंश, ठीक है। बौद्ध धर्म को क्या है? दो संप्रदायों, हीनयान एवं महायान में विभाजन किया गया। किसमें? चौथे बौद्ध संगीत में। आगे बढ़ते हैं। जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थल पर हुई थी, ठीक है। एक किंवदंती के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अब बुद्ध के 8 स्तूप कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये मगध में है, वैशाली में है, कपिलवस्तु में है, ठीक है, अलकप में है, रामागम में, बेठ द्वीप में, पावा में, कुशीनगर में, ठीक है। ये बुद्ध के 8 स्तूप हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। ललित विस्तार। अब ललित विस्तार क्या है? महायान संप्रदाय का एक ग्रंथ है, ठीक है, ललित विस्तार, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख इसमें मिलता है। ललित विस्तार में क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख। महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश, जो अपना अंतिम उपदेश दिया, सुमच को दिया था। किसको दिया? प्रश्न आ सकता है। सबसे अंतिम उपदेश किसको दिया? सुमच को दिया। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो बौद्ध संघ में प्रवेश की सौतेली माता कौन थी? गौतमी प्रजापति थी, ठीक है। जो बौद्ध संघ में प्रवेश की थी, ठीक है, कौन थी? गौतमी प्रजापति थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। मगध साम्राज्य क्या है? मगध साम्राज्य जो था, ये था पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न जाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। जिसकी स्थानीय क्या जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। क्या? गिरिव्रज थी, ठीक है। कालांतर में बृहद्रथ को एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? जरासंध। आपने महाभारत में पढ़ा होगा, जरासंध, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद तथा ऋग्वेद में भी मगध का उल्लेख है। किसमें? अथर्ववेद में और ऋग्वेद में भी मगध का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार जरासंध की मृत्यु के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का आधिपत्य हुआ, ठीक है। परंतु बौद्ध साहित्य के अनुसार शिशुनाग वंश का कोई अस्तित्व नहीं है और उसकी वजह हर्यक वंश की स्थापना हुआ। शिशुनाग वंश के बाद हर्यक वंश आया। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में, अभी हम ऐसे शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक है।
जब भगवान बुद्ध ने क्या किया, जब भगवान ने बुद्ध ने इसका प्रचार हेतु मगध की यात्रा की थी, तब वहाँ का राजा हर्यक वंश बिंबिसार था। ठीक है, वहाँ का राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार, ठीक है। आगे तभी तो बुद्ध धर्म में कौन सा? बिंबिसार था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे विभिन्न मतों के अनुसार, ठीक है, शासन मगध पर शासन करने वाले वंश, जो अलग अलग मत है सबके। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला था। बिंबिसार, ये जिसको हम बिंबिसार जो भी है, ठीक है, ये। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश की नींव किसने रखी थी? बिंबिसार ने रखी थी। ठीक है, हर्यक वंश की नींव किसने? बिंबिसार ने रखी थी। बिंबिसार हर्यक वंश का एक प्रतापी राजा था जो 15 वर्ष की आयु में 543 ईसा पूर्व मगध का सम्राट बना। कब? 543 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट कौन बना? मगध। ठीक है, हर्यक वंश की नींव किसने रखी? बिंबिसार ने रखी। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी राजधानी गिरिव्रज ही थी, लेकिन कुछ समय बाद बिंबिसार ने क्या बनाया? राजगिरी कर दिया। ठीक है, राजगिरी को राजधानी बनाया गया। पहले क्या थी? पहले गिरिव्रज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन है? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। ठीक है, जिसने बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात 491 ईसा पूर्व में मगध का सिंहासन संभाला। बिंबिसार का पुत्र जो है अजातशत्रु है। पुराणों के अनुसार दर्शक अजातशत्रु उत्तराधिकारी बना, परंतु जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन को उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन को उत्तराधिकारी माना जाता है, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। किसने? उदयन ने। ठीक है, उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। अजातशत्रु को क्या किसके नाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुड़िक के नाम से इसको, अजातशत्रु को। ठीक है, कई मत है कि अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। कुछ लोग कहते हैं कि अजातशत्रु क्या था? जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, परंतु कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। पहले जैन को मानता था, फिर बौद्ध का अनुयायी मान गया। इसलिए अजातशत्रु ने बुद्ध के निर्माण, मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों का स्तूप का निर्माण किया। ठीक है, ये चीज है, जिसे राजगिरी वर्तमान में राजगीर जिला नालंदा बिहार में बनाया गया। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक, प्रश्न आ सकता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था नागदशक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश आते हैं। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। अब देखिए, शिशुनाग वंश ये 412 ईस्वी से कब तक चला? 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक चला था। शिशुनाग वंश, शिशुनाग जो था 412 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। ठीक है, महावंश के अनुसार लिच्छवी के राजा, लिच्छवी के जो राजा थे, वैश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे। कौन? शिशुनाग। ठीक है, पुराणों के अनुसार वह कौन क्या थे? क्षत्रिय थे। कौन? शिशुनाग। ठीक है, सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती को मिलाया। ठीक है, अवंती एक राज्य था, उसको मिलाया, अपने प्रतिद्वंदी थे। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध मिला दिया। ठीक है, पहले पश्चिम मालवा तक फैला था, मगध की सीमा जो थी पश्चिम मालवा तक फैल गई। ठीक है, शिशुनाग ने भी गिरिव्रज को ही अपनी राजधानी बनवाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिव्रज में ही बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, कालाशोक आते हैं। ठीक है, कालाशोक। कालाशोक कौन है? शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने साम्राज्य को संभाला। ठीक है, उत्तराधिकारी शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कालाशोक थे। ठीक है, कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। किसने? राजधानी किसने बनाया? कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। कालाशोक के कार्यकाल में बौद्ध धर्म को द्वितीय संगीत आयोजन वैशाली में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अभी हम बताए हैं, द्वितीय संगीत का आयोजन वैशाली में किया गया था। कालाशोक के कार्यकाल में ही ये चीज किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं, नंदिवर्धन। अब नंदिवर्धन जो थे वो कालाशोक जो था उत्तराधिकारी था वहाँ का, अभी आप लोगों ने पढ़ा। कालाशोक के जो 10 पुत्र थे जिन्होंने शिशुनाग वंश के पतन तक मगध पर शासन किया, जिनमें से नंदिवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था?
नंदिवर्धन, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना ताकि दोबारा इस चीज़ को आपको लर्न करने की आवश्यकता ना हो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव रहे। नंदवर्धन शशांक वंश का अंतिम शासक था। आगे चलते हैं नंदवंश। ये 344 से ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक ये चीज़ चला था, ठीक है। महापद्मनंद, आपने पढ़ा महापद्मनंद, जिसको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। जो महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का तख्त पलटकर मगध पर उत्तराधिकारी किया और नंदवंश की नींव रखी। किसने रखी? महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का तख्त पलटकर मगध पर अधिकार किया और नंदवंश की नींव रखी, ठीक है। नंदवंश आ गया आपका। पाली ग्रंथों के अनुसार जो है महापद्म को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। किसके अनुसार? पाली ग्रंथ के अनुसार। विशाल सेना होने के कारण महापद्म को उग्रसेन कहा गया। किसको? उग्रसेन। क्यों कहा गया? क्योंकि विशाल सेना उनके पास थी। जैन ग्रंथों के अनुसार कहना है कि महापद्म को वेश्या का पुत्र माना गया है, ठीक है। कई मतों के अनुसार जो है माना जाता है कि महापद्म निम्न कुल का था। कई मत का कहना था कि निम्न कुल था, कई मत का कहना था कि ये क्षत्रिय कुल का था, ठीक है। अलग अलग मत है। फिर जब नंदराज, अब नंदवंश की जब स्थापना हुई तो नंदवंश के घनानंद भी अभी आएंगे आपके, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी आएंगे, क्योंकि घनानंद आपने बहुत सारा सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा एंड अदर। अभी बताते हैं इसके बारे में। घनानंद, ठीक है, घनानंद गए। नंदवंश का अंतिम उत्तराधिकारी नंदराज था। इंपॉर्टेंट है, कौन? नंदवंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? नंदराज था, ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों के में घनानंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब 322 से 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद की हत्या कर दी, ठीक है। 322 से 321 ईसा पूर्व के आसपास घनानंद की हत्या किसने की? गुरु चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने कर डाली है, ठीक है, घनानंद की हत्या। मगध तख्ता पलट किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? प्राचीन भारत में का सबसे विशाल साम्राज्य के रूप का उद्भव हुआ, जिसे मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है, जो भारत के इतिहास को अंधकार से उजाले की तरफ प्रकाशित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अभी पूरी जानकारी लेते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की नींव किसने रखी? मौर्य वंश की किसने रखी? चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता था। इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। 3 प्रश्न आपके बन गए। गुरु चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था, उनका असली नाम विष्णुगुप्त था, जिसका मौर्य वंश की स्थापना मगध में की गई, ठीक है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो मौर्य वंश के जो शासकों के वर्ण के विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं, ठीक है। इनको जो मौर्य वंश था, इनको मौर्य क्षत्रिय के नाम से भी कहा गया, कि जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय के नाम से जाना गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा निचोड़ लेके आए हैं। ये 322 ईसा पूर्व में जब घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया अपने गुरु कौटिल्य चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के साथ मिलकर, तब उन्होंने 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो प्रथम राजा थे मौर्य वंश के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनकी माता का नाम मूर था। किसकी? चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? मूर था, ठीक है। मूर का अर्थ क्या होता है? मूर का अर्थ होता है मौर्य होता है। क्या होता है? मौर्य होता है। इसी कारण से इस वंश का नाम क्या हो? मौर्य वंश पड़ा। गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम जो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस, अब प्रश्न आ जाता है सेल्यूकस निकेटर के बारे में, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर भारत आया था तब, तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, ठीक है। और एक जैसे होता नहीं है लोगों में बेट लगता है कि ये कर लेंगे तुम ये दोगे, कि हम ये कर लेंगे तो ये देना पड़ेगा, ऐसे ही। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ एक बेट लगी थी, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अब उसमें एक संधि हुई थी। उसके पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात, ठीक है,
कांधार और काबुल के क्षेत्र, ठीक है, कुछ भाग दिए थे। किसको? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, सेल्यूकस ने अपनी जो उनकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त से करके चारों प्रांत दहेज के रूप में दिए। जो चारों प्रांत थे, कांधार, काबुल, ठीक है, ये सब मगध तो था ही इनके कब्जे में, चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में। चारों प्रांत दहेज के रूप में दिए तथा मेगास्थनीज इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियांस में किया गया, ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध, जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था, तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखे थे वर्णन एपियांस, ठीक है, उसमें इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा संलेख पद्धति, एक पद्धति होती है संलेख पद्धति, जिसमें बिना कुछ खाए पिए व्रत, कुछ खाना पीना सब कुछ त्याग कर एक प्रकार से शरीर त्याग देना, मतलब एक पद्धति होती है संलेख पद्धति, जिससे शरीर त्यागा जाता है। तो वहाँ पे संलेख पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद्धति से अपना शरीर त्याग किया था? संलेख पद्धति द्वारा, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा 12 वर्ष समय होता है, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई 12 वर्ष लगातार, ठीक है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में, ठीक है, मगध में, ठीक है, 12 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ, बारिश वगैरह नहीं हुई, भीषण अकाल पड़ा। अब बिंदुसार आया, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था उसका पुत्र था बिंदुसार, ठीक है। उसके द्वारा 16 राज्यों के साम्राज्यों के अधीन लाया गया, जिसे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त हुई। भारतीय प्रायद्वीप क्या होता है? भारतीय प्रायद्वीप तीन साइड से, जैसे ये हो गया भारत का नक्शा हो गया, ठीक है, ऐसे ही बन नहीं पा रहा, यहाँ पे श्रीलंका है तो इस साइड पानी से घिरा हो, इस साइड पानी से घिरा हो, इस साइड पानी से घिरा हो, तो ये भारतीय प्रायद्वीप होता है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त हुई। दक्षिणी राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वह था कलिंग। बिंदुसार के नियंत्रण में कौन सा? कलिंग नहीं था, ठीक है। उन्होंने मगध पर विजय प्राप्त कर लिया, मगध पर अपना राज्य कायम ही किया था। कौटिल्य अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में रहे। किसके? कौटिल्य मतलब चाणक्य मतलब विष्णुगुप्त, ठीक है, रहे। आगे अशोक के बारे में बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था, ठीक है। महान शासक बिंदुसार का पुत्र अशोक था। बिंबिसार अलग होता है, बिंबिसार के बारे में हम लोग पढ़े, ये बिंदुसार है, ठीक है। वह अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा, ठीक है। पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों को माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। उसके सिंहासन पर बैठने के बाद कलिंग ही एकमात्र युद्ध था जो उन्होंने लड़ा था, कलिंग का युद्ध, क्योंकि जो बिंदुसार था वो कलिंग पर उसका हक कब्जा, वो उस पर हक नहीं था, उसने कब्जा नहीं कर पाया था। तो अशोक ने वो युद्ध लड़ा था और उस पर विजय मिला था अशोक को कलिंग की लड़ाई में। अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था। तीसरी बौद्ध परिषद उनके द्वारा आयोजित की गई थी, इसके द्वारा, अशोक के द्वारा, ठीक है। उन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और कई अन्य देशों में भी मिशनरियों को भेजा। मिशनरी क्या होते हैं? जैसे किसी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरियों को भेजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के महान शासक अशोक थे जो अपने मिशनरियों के लिए जाने जाते थे, ठीक है, अलग अलग देशों में भेजने और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि द्वारा मौर्य साम्राज्य में और एकीकरण लाया। लगभग 39 शिलालेख हैं जिन्हें मोटे तौर पर क्या 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे हैं, बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत। मौर्य साम्राज्य के जो साहित्यिक स्रोत थे वो थे अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा संस्कृत में लिखा गया। अर्थशास्त्र किसके द्वारा? कौटिल्य द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य द्वारा संस्कृत में लिखा गया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कौटिल्य की वजह से चंद्रगुप्त राजा बने थे, आप लोगों को पता होगा।
अर्थशास्त्र राज्य के प्रशासकों के लिए आवश्यक संपूर्ण कानूनी नौकरशाही ढांचे से संबंधित था। जो अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य ने लिखा था, वो भी संस्कृत में। फिर भी उस पुस्तक के बारे में मौर्य प्रशासन प्रमाणिक जानकारी है। 15 पुस्तकें और 180 अध्याय हैं किसमें, अर्थशास्त्र में। ठीक है, 3 व्यापक प्रभागों में बांटा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज हम अब ये नोट डाउन कर लीजिए कि मुद्रा राक्षस जो है ये किसके द्वारा लिखित है। मुद्रा राक्षस संस्कृत में विशाख दत्त द्वारा, इंपॉर्टेंट आ जाता है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित है, विशाख दत्त के द्वारा लिखित, वो भी संस्कृत में लिखा गया है। यह कार्य गुप्त युग का है। किसके, गुप्त युग का है। मौर्यों के अधीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों की छवि देता है। कौन, मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसमें कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंदों पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का विस्तार से वर्णन किया गया। किसमें, मुद्रा राक्षस। एक संस्कृत में लिखा गया है, किसने लिखा, विशाख दत्त ने। आगे बढ़ते हैं। इंडिका को क्या हुआ, इंडिका किसने लिखा, इंडिका को ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा। इंडिका किसने लिखा, मेगस्थनीज ने लिखा था, जिसे सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। जो सेलुकस आए थे, निकेटर आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उन्होंने राजधानी शहर पाटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का भी लेखा जोखा लिखा। किसमें, इंडिका में लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्योंकि पतन तो सबका होता है। ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक काल आया फिर दूसरा, वही काल हमेशा नहीं रहता, चेंजिंग आती है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो उसका पतन 232 ईसा पूर्व में अशोक शासन के अंत के साथ मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। इसके कई कारण हैं। ठीक है, विशाल साम्राज्य का पतन का अंत हुआ। कुछ लोग कहते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो पतन हुआ था, इसका पतन हुआ था वित्तीय संकट, यहाँ पे वित्तीय संकट आ गया था इसलिए इसका पतन हो गया था। कुछ लोग कहते हैं दमनकारी नियम, नए नए नियम जो दमन करने वाले लागू हुए थे। नए ज्ञान का प्रसार हो गया था, उत्तर पश्चिम सीमांत की उपेक्षा। ठीक है, ये सारे नियम, इसलिए इसका पतन, मौर्य वंश का पतन इसलिए हुआ। देखिए, मौर्य वंश के पतन के पश्चात कई ब्राह्मणीय वंश आए। ब्राह्मणीय वंशीय लोग आए, शासकों ने सत्ता की बागडोर संभाली। ठीक है, जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश। ठीक है, शुंग वंश आया, मौर्य वंश के बाद कण्व वंश आया, कुषाण वंश आया, सातवाहन वंश आया। ठीक है, लेकिन इसमें कुषाण वंश और सातवाहन वंश के बारे में ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इन दोनों के बारे में उतना कुछ प्रश्न नहीं आते आपके एनसीईआरटी द्वारा, जो भी जितने भी एग्जाम्स हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लेंगे थोड़ा सा, उसमें ना के बराबर। फिलहाल देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुषाण राजवंश, कुषाण के बारे में पढ़ते हैं। पहली राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है, तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कौन, कुषाण राजवंश में। ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है, कनिष्क को। ठीक है, कहा जाता है। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, कुषाणों ने चलाए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन करने का श्रेय कुषाणों को जाता है। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, कुषाणों ने चलाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, कुषाणों वंश ही ऐसा वंश था जिसकी सीमाएं जो थी भारत के बाहर तक फैली थी। ठीक है, ब्राह्मणीय वंश का एक वंश था कुषाण वंश, जिसकी सीमाएं भारत से बाहर तक भी फैले थे, और जितने भी राजा हुए थे वो भारत तक ही सीमित थे। ठीक है, कला की गांधार शैली भी कनिष्क के ही शासनकाल में पनपे थी। कला की गांधार शैली, शक समोत जो था, शुरू करने का श्रेय भी कनिष्क को ही जाता है। ठीक है, समोत इतना आप लोग जानते होंगे। समोत इतना, इस समोत में कनिष्क ने ही बुद्ध अंकित सिक्कों का प्रचलन भी शुरू किया। बुद्ध अंकित सिक्के किसने, कनिष्क ने ही। ठीक है, आगे चलते हैं। यह भी माना जाता है कि कुषाण काल में ही मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई। मूर्ति पूजन की शुरुआत कब हुई, मूर्ति पूजन की शुरुआत कुषाण काल में ही मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट था। कुषाण वंश के पतन के पश्चात सातवाहन वंश का क्या हुआ, सातवाहन का उदय हुआ। कुषाण के बाद क्या आया, सातवाहन वंश। ठीक है, उदय हुआ। और सातवाहन के बारे में जानकारी लेते हैं। ये 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक था। सातवाहन, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
सातवाहन जो जैसे कि कुषाण वंश में क्या हुआ कि सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया, तो लेकिन सातवाहनों में शीशे जो लेड के सिक्के, जो शीशे के सिक्के होते हैं, इसमें शीशे के सिक्के जारी किए गए। इनके पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ। ठीक है, इनके पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ जिसने भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा। जब मौर्य वंश खत्म हुआ, ठीक है, तो मौर्य वंश के पश्चात जो ब्राह्मण वंश था उतना तेजी से नहीं चल पाया। ठीक है, तो इनके पश्चात जो गुप्त वंश का उदय हुआ जिसने भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा। मौर्य वंश के पश्चात कई वर्षों तक भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा। भारत में खत्म हो चुकी राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने के लिए गुप्त वंश को जाता है। किसको? गुप्त वंश को जाता है। अब गुप्त वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। गुप्त वंश को ही गुप्त काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला कौन था? शासक जो था वो श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने ही 275 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की। ठीक है, मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, भारतीय इतिहास का, जैसे मौर्य काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता था, वैसे ही गुप्त काल में ही भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया। किसमें? गुप्त काल में। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में से प्राप्त होती है। किससे? वायु पुराण से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसमें? गुप्त काल में की गई थी। मंदिरों का निर्माण का कार्य भी गुप्त काल में शुरुआत हुआ। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यह भी माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा संभवतः गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्तकालीन स्वर्णिम मुद्रा को दीनार, गुप्तकालीन जो स्वर्ण सोने की मुद्रा थी उसको कहा जाता है क्या? दीनार कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बनाए जाते थे। पंचतंत्र की रचना, जो पंचतंत्र की कहानी जो थी गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, ये किसने की थी? ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को एक कर रहित कृषि, गुप्त वंश में क्या किया गया था? कर, आप खेती करिए और कृषि करिए, लेकिन आप कर मत दीजिए। ब्राह्मणों को कर रहित कृषि किसमें दी गई? गुप्त साम्राज्य में दी गई, गुप्त काल में दी गई। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जबकि अन्य लोगों के लिए क्या किया गया? उपज का छठा भाग भूमि राजस्व के रूप में राजा को देना होगा। ठीक है, ये चीज नियम था। गुप्त ब्राह्मणों को छूट मिलते थे, कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, कृषि के लिए। गुप्त राजवंश अपने साम्राज्यवाद के कारण प्रसिद्ध था। महान खगोल जो थे गुप्त वंश में, क्या देखिए, महान खगोल विज्ञानी वारामीर, जो खगोल विज्ञानी वारामीर, ठीक है, गणितज्ञ आर्यभट्ट और का संबंध गुप्त काल से ही है। आर्यभट्ट का संबंध गुप्त काल से है। महान खगोल विज्ञानी वराहमिहिर का भी संबंध गुप्त काल से है। वराहमिहिर ने ही खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की? खगोल विज्ञान के भारतीय जो खगोल विज्ञानी थे वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की। आयुर्विज्ञान संबंधी रचना करने वाला रचनाकार सुश्रुत। आयुर्विज्ञान संबंधी रचना करने वाला रचनाकार कौन था? सुश्रुत। का संबंध किससे है? गुप्त काल से ही है। तो गुप्त काल बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का उदय श्रीगुप्त के से हुआ। श्रीगुप्त कौन था? श्रीगुप्त जो था प्रथम शासक था। किसका? गुप्त वंश का। और गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक था। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को आदिराज, क्या श्रीगुप्त को आदिराज नाम से जाना गया है। देखिए गुप्त काल में क्या हुआ, पहले श्रीगुप्त आए, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त आए जिन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए। अब सिक्कों का प्रचलन किसने शुरुआत किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। श्रीगुप्त पहले आए, उनके पुत्र घटोत्कच गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे थे, चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त काल में आए। ठीक है, वो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त थे। ठीक है, आगे चंद्रगुप्त द्वितीय फिर आए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद द्वितीय आए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भारतीय कला और साहित्य का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय थे। प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। ठीक है, जिसे दरबार में सम्मिलित नवरत्नों में प्रधान माना जाता है। ठीक है, नवरत्न थे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनमें प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी शामिल थे, जिन्हें आयुर्वेद
कि वैद्य चिकित्सा का भगवान कहा जाता है, ठीक है। चिकित्सक धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा गया, ठीक है, गुप्त काल में। चीनी यात्री फयान भी आया। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। फयान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। रजत चांदी के सिक्के शुरू करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। कौन? चांदी के सिक्के शुरू करने वाला प्रथम शासक, जिन्हें रूपक या रुपये कहा जाता था। रूपक या रुपये कहा जाता था। महरौली, अब आगे देखिए, महरौली स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय बनवाया। जो महरौली स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ जो थे, लौह स्तंभ, उसे किसने बनवाया था? उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम, अब कुमारगुप्त के बारे में देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र क्या हुआ? उसका पुत्र कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? कुमारगुप्त ने करवाया था। और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के प्रथम के ही शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त के मृत्यु के पश्चात स्कंदगुप्त, क्या स्कंदगुप्त आया, ठीक है। कुमारगुप्त के पश्चात हूणों के आक्रमण से बचाया था। किसने? हूणों को आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त जब शासनकाल में हुआ था। गुप्तवंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। नोट डाउन कर लीजिए, गुप्तवंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस को आप अच्छे से देख सकें, नोटिफिकेशन आप में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। समाप्त। ये हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है प्राचीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ा? प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, अभी नेक्स्ट वीडियो जाने वाली है मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो इसलिए हमने प्राचीन भारत का इतिहास इसमें ऐड किया है। मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।